आपने कुछ जीवन में बहुत कुछ ऐसा किया था, उन्हीं का एक समावेश, उन्हीं का एक कॉम्बिनेशन था जिसके कारण आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का शुरुआत की। इस चीज़ को तुम हर दिन भूल जाते हो, मुझे लगता है। इस चीज़ को याद रखो कि ये सब शुरू क्यों किया तुमने, कि हम सबकी अपनी एक अलग क्षमता है जो एक सेंस में हम सबको एक दूसरे से यूनिक बनाती है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट में आए लो रैंक आपके फाइनल रिजल्ट को बेटा डिसाइड नहीं करती है। अपने कुछ ऐसे डॉट्स हैं अपनी लाइफ में, उनको कनेक्ट करो और ऐसे डॉट्स को देखो कि कहाँ पर आपने बिल्कुल मचाया है। कि हमारे ये जो जेनजी एस्पिरेंट्स हैं, अपने मटेरियलिस्टिक बिहेवियर को थोड़ा सा कंट्रोल रखें, तुम्हारा भी बढ़िया समय आने वाला है। दोस्तों, हम सब जानते हैं यूपीएससी एग्जाम कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जिसे एक बार में अपना पूरा दमखम लगाकर जीता जा सके, बल्कि असल में ये 100 किलोमीटर की एक ऐसी मैराथन है जिसे जीतने के लिए आपको रोज थोड़ा थोड़ा भागना पड़ता है। समस्या यह है कि इस ईयर लॉन्ग जर्नी के दौरान हर 10 में से 8 स्टूडेंट्स प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते उन्हें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसे एक्ट को कहा जाता है जहां एक व्यक्ति किसी टास्क को अननेसेसरी डिले कर दे या जहां एक व्यक्ति अपने ही द्वारा सेट किए गए डेडलाइन को मैच नहीं कर पाए। आम भाषा में कहें तो ये टालम टोल की एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण देर सवेर हर एस्पिरेंट में देखने को मिलते हैं। एक एस्पिरेंट की लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन का आगमन कई कारणों से हो सकता है। उदाहरण के लिए आलस यानी लेजीनेस प्रोक्रेस्टिनेशन के सबसे कॉमन रीजन में से एक है, जिसके चलते हम आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर डाल देते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस टालम टोल के चलते हमारा काम बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि आखिर में जाकर उसे कैसे खत्म करें ये हमें समझ ही नहीं आता। सिमिलरली प्रोक्रेस्टिनेशन का एक कारण फटीग या ओवरवर्क भी माना जाता है, यानी कि जब हम बहुत सारे टास्क एक ही बार में कंप्लीट करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके चलते वो टास्क टाइमली कभी होने की बजाय फटीग के कारण अननेसेसरली डिलेड हो जाता है। अब जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि लर्नर पढ़ रहे हैं, अब एक ही बार में सोचते हैं पॉलिटी भी पढ़ लूँ, ज्योग्राफी पढ़ लूँ, इकोनॉमी पढ़ लूँ। अब शुरू तो कर दिया, मज़ा भी आ रहा है शुरुआत में, लेकिन जब बात आती है एमसीक्यूज लगाने की, जब बात आती है रिवीजन की, तो ये भी तो टास्क ऐड हो गए। अब फिर समझता नहीं है, फिर सेल्फ स्टडी टाइम से नहीं हो पाती, डिमोटिवेशन, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती हैं और फिर एज अ रिजल्ट अंत में ये पता लगता है कि एक भी सब्जेक्ट मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। सो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसा करने से न सिर्फ हम अपने करेंट टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बल्कि इससे हमारे आगे का टास्क या डेडलाइन के मिस होने का खतरा भी बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप सोचते हैं कि चलो आज मैं लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेता हूँ, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, और आप उस चैप्टर से जुड़े सभी सवालों को एक एक साथ सॉल्व करने में लग जाते हैं। लेकिन 2 या 4 घंटे के बाद आपको ये रियलाइज होने लगता है कि आपके माइंड पर धीरे धीरे इस मेमोड टास्क के चलते एडिशनल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण आपकी प्रोडक्टिविटी और एक्यूरेसी दोनों खराब हो रही हैं। यही कारण है कि यूपीएससी एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेटजीज को फ्रेम करने वाले अनअकैडमी एक्सपर्ट्स आपको अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग स्मॉल गोल सेट करने की सलाह देते हैं, ताकि आप अपने माइंड को इस फटीग फेल्यूर से बचाते हुए मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट को अचीव कर सकें। यहाँ माइक्रो टास्किंग आपके लिए एक रिलायबल टेक्निक साबित हो सकती है, जिसके सहारे आप किसी एक चैप्टर से रिलेटेड सभी एमसीक्यूज को एक ही बार में सॉल्व करने की बजाय इस काम को एक वीक में डिवाइड कर सकते हैं, या कुछ अपने हिसाब से आप समय को जो है निर्धारित कर सकते हैं, ताकि एक साथ सब कुछ कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ऐसा करने से ना सिर्फ आप अपने आप को फटीग फेल्यूर से बचा पाएंगे, बल्कि एक वीक तक सेम चैप्टर को रिविजिट करने से उसका मल्टीपल रिविजन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ फेमस 1-2-4-7 रूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जहाँ एक टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उसका रिविजन पहले दिन, दूसरे दिन, कोई व्यक्ति इसको तीसरे पे भी ले जा सकता है, चौथे या 7वें दिन कर सकते हैं, और फिर इसको धीरे धीरे आप मंथ वाइज जो है डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन की ये समस्या सिर्फ फटीग या लेजीनेस से ड्रिवन नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा कारण फियर भी होता है, जिसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन कंसीडर किया जाता है। आगे की प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे एक छोटी सी इस इन्फॉर्मेशन के बाद, कि आज लास्ट डे है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का 23,999, जहां पर आप सब्सक्रिप्शन लेकर यूपीएससी की तैयारी 15 महीनों के लिए कवर कर सकते हैं विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। यूज करें कोड SGYT10 और अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। फोबोफोबिया, द मोस्ट कॉमन डिसीज ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। दोस्तों, फोबोफोबिया यानी एक ऐसी कंडीशन को कहा जाता है जहां एक व्यक्ति को डर का डर हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? डर का डर, वही डर जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के सबसे बड़ा दुश्मन है। कोचिंग करने की सोची, लेकिन इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी एनरोल्ड लाखों की भीड़ को देखकर जो बेचैनी आपके अंदर पैदा होती है, वो डर का ही एक रूप है। तैयारी शुरू की, लेकिन GS 1, 2, 3, 4 के लिए बताई गई बुक्स की लॉन्ग लिस्ट को देखकर जो सदमा हमें लगता है, उसे भी डर ही कहा जा सकता है। असल में मॉक टेस्ट में आई लो रैंक से लेकर प्रीवियस ईयर के हाई कट ऑफ को देखने तक जो इमोशन हमारी बॉडी में जनरेट होता है, वो सब डर का ही एक रूप है। अब इसमें कई बार हमें ये दिखता है कि लर्नर जो है कोई एक बुक पर या एक सोर्स पर स्टिक नहीं रहता, यहाँ से थोड़ा पढ़ लिया, वहाँ से थोड़ा पढ़ लिया, 10 जगह से पढ़ लिया, यही डर कि यहाँ नहीं छूट जाए, वहाँ नहीं छूट जाए। मेरा मानना है कि आप जब एक चीज़ से पढ़ रहे हैं, एक जगह से पढ़ रहे हैं, तो उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए, नहीं तो ये डर का अंत कभी नहीं होने वाला। और इस प्रकार से इस डर का सीधा असर उस एस्पिरेंट की परफॉर्मेंस पर पड़ता है।
और जब ये परफॉर्मेंस वक्त के साथ और ज़्यादा डिटेरियोरेट करने लगती है तो उसके मन में सिर्फ सेल्फ डाउट्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मैंने इस प्रिपरेशन को चुनकर कोई गलती तो नहीं कर दी। जब 200 स्टूडेंट्स की क्लास में मेरी रैंक 120 आ रही है, 150 आ रही है, मैं तो मार्क्स ही कम आए। अब ऐसे टाइम पे अब मेरा क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब क्या होगा, धीरे धीरे वो प्रोक्रास्टिनेशन वाली समस्या और भी फर्दर इंटेंसिफाई होने लगती है। इनडायरेक्ट मैनर में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगता है फिर सब कुछ। साथ ही फोमोफोबिया का ये भूत LAPD इफेक्ट का भी कारण बन जाता है। दोस्तों, LAPD यानी लॉनलीनेस, एंग्जाइटी, पेरेंटल प्रेशर एंड डिप्रेशन, जो एक साथ मिलकर हाइपरटेंशन के कारण भी बन जाते हैं। उसके बाद तो फिर एस्पिरेंट जो है बस परेशान कि सर अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूं, मैं तो बहुत ज़्यादा फंस चुका हूं। मेरे हिसाब से इस बात को आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब ऐसी समस्या में इस प्रकार के सवाल का आखिर हल क्या है, क्योंकि UPSC एस्पिरेंट्स के लिए तो इस डर के आगे की जीत का रास्ता माउंटेन ड्यू पीकर तो निकलता नहीं है भैया। इस डर को काउंटर करने के लिए एक यूनिवर्सल मेथड नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हर मेथड अपने आप में यूनिवर्सल ज़रूर है। अब इसका एक जवाब जो मेरे को पता है या मुझे लगता है वो ये है कि आप पहले तो सोचो कि इतने बड़े एग्ज़ाम का निर्णय यदि आपने लिया है तो मतलब आप सामान्य दृष्टिकोण में वैसे ही लोगों से बहुत ऊपर हो। इस चीज़ को तुम हर दिन भूल जाते हो, मुझे लगता है। इस चीज़ को याद रखो कि ये सब शुरू क्यों किया तुमने। अपने कुछ ऐसे डॉट्स हैं अपनी लाइफ में, उनको कनेक्ट करो और ऐसे डॉट्स को देखो कि कहाँ पर आपने बिल्कुल मचाया है। बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को पहचानना, क्योंकि आपने कुछ जीवन में बहुत कुछ ऐसा किया था, उन्हीं का एक समावेश, उन्हीं का एक कॉम्बिनेशन था जिसके कारण आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करने का शुरुआत की। तो उसको मत भूलो यार, वो तो शुरुआत थी तुम्हारी, वही चीज़ तुम्हें एनर्जी देगी। तो मेरे हिसाब से उन सब चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सिमिलरली आप अपनी हॉबीज़ को भी थोड़ा इंक्लूड कर सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली के साथ थोड़ा सा वीकली में जो है टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मतलब आप देखेंगे कि फिर आपके लाइफ में, आपके उस पॉइंट ऑफ टाइम में एक नई ऊर्जा का संचार डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये चीज़ मैंने भी कई बार महसूस करी और आपको ये रिजल्ट जो दिखता है वो इसी कारण दिखता है कि जब मैं भी कई बार इन सब चीज़ों में परेशानी आती है मुझे, तो मैं थोड़ा सा समय या वहाँ से हट के थोड़ा अपने आप को एक क्वालिटी टाइम जो है बिताने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट डे फिर आपको एक बेस्ट चीज़ दे पाऊँ, बेस्ट कंटेंट दे पाऊँ। साथ ही यहाँ एक एस्पिरेंट्स को ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हम सबकी अपनी एक अलग क्षमता है जो एक सेंस में हम सबको एक दूसरे से यूनिक बनाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करें। आपको ये समझना ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट में आए लो रैंक आपके फाइनल रिजल्ट को बेटा डिसाइड नहीं करती है, और ना ही 20 या 25 बुक्स को कंप्लीट करने से एग्जाम के एंड के जो रिजल्ट है उसको डिसाइड करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप इस मैराथन में अपनी मिस्टेक और वीक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते जाएं और उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करते रहें। जैसे जैसे आप अपने इस वीक एरियाज पे काम करने लगेंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आप में वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि जिससे ये फोमोफोबिया का जो भूत है वो हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन शायद अकेले इन सब चीज़ों से बात ना भी बने, क्योंकि हर नई जनरेशन की अपनी नई समस्याएं हैं और UPSC के कुरुक्षेत्र में उतरी सबसे नई जनरेशन यानी जेन ज़ी फोमो की समस्या को लेकर सबसे ज़्यादा फेस कर रही है। अब मैंने इसको एक बात से और अच्छे से समझाता हूँ आपको कि एक बार क्या हुआ कि मतलब मैं भी अपने समय में जब तैयारी वगैरह करता था तो मैं मान लो अपने मित्र के यहाँ गया, तो वहाँ एक बार ऐसे में गया तो उनके बड़े भाई से बड़े काफ़ी इंटेलिजेंट लगे मुझे। वो बढ़िया से कुछ एक्सपेरिमेंट करते रह रहे हैं, दो हाथ में मतलब ऐसे दोनों हाथों में एक इमेज आइंस्टीन साहब की ले ली, एक कॉमन मैन की ले ली उनके हिसाब से, और वो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि आइंस्टीन ने क्या ऐसा नया कर दिया सारी चीज़ें। और मैं देख के उसी में ही जो है टेंशन में आ गया कि बताओ क्या क्या लोग कहाँ कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आज ही मुझे रियलाइज़ होता है कि उन सब चीज़ों को देख के घबराने से कोई सेंस नहीं था। मेन काम चीज़ जो होती है, जब आपको कोई चीज़ अचीव करनी होती है तो आपको सिर्फ जो दिया गया टास्क है, जैसे मान लो अभी UPSC एग्ज़ाम की बात करें तो जैसे आपने को बोला गया कि भाई ये सिलेबस है, ये चीज़ आती है, इन सब पे काम करना है हमें, उनको टालने की बजाय उन पे हम समय बिताएं। तो मेरे हिसाब से डर से और डर मत बनाओ, मेरे हिसाब से इस डर को थोड़ा फेस करो और ये जो चीज़ अपना टास्क है बेसिक उस चीज़ पर हमें लगे रहना है। क्योंकि दोस्तों अब UPSC एग्जाम प्रिपरेशन करने आ रहे ज़्यादातर जेन ज़ी एस्पिरेंट्स में फोमो एक बड़ी नई समस्या जो है मुझे दिखाई देने लगी है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे की लाइफ में चल रही फन एक्टिविटीज या मौज मस्ती से अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगता है। दरअसल रिसेंटली एक केस में देख सकते हैं हम कि जेन ज़ी एस्पिरेंट्स के फ्रेंड्स और कलीग्स की लाइफस्टाइल इस जनरेशन के एस्पिरेंट्स को काफ़ी सीवियरली इम्पैक्ट कर रही है, जिसके चलते वो अपनी तैयारी करने के डिसीजंस को कई बार डाउट भी करने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, जब एक स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन के ठीक बाद UPSC एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाता है तो सिलेबस कंप्लीट करने से लेकर एग्जाम क्लियर करने तक की जर्नी में लगभग उसे 2 से 3 साल लगभग लग ही जाते हैं। इस दौरान वो न तो अपने दोस्तों की तरह न तो कोई पैसा कमा पा रहा होता है, न ही उसकी तरह कोई ज़्यादा कोई घूम फिर पा रहा है, कोई यहाँ पर सोशल मीडिया का बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर पा रहा है। ये सारी समस्याएं जनरली हम लोग देखते हैं। इसी के चलते कई केसेस में जेन ज़ी एस्पिरेंट्स को अपनी लाइफ में फोमो डिसऑर्डर होने लगता है कि वो अपनी लाइफ के अपने फ्रेंड्स की लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं
जो उनके अंदर नेगेटिव टेंडेंसीज को बढ़ा देता है। आज फोमो का यही डिसऑर्डर कई जेनजी एस्पिरेंट्स के ड्रॉप आउट के कारण भी बन रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है जेनजी का तेजी से इंक्रीज होता हुआ मटेरियलिस्टिक बिहेवियर, जहां उन्हें हर दिन उस चीज की नीड महसूस होने लगती है जो मार्केट में नहीं आई है या जो उसके दोस्तों ने अभी अभी परचेज की है। इस बात को आप मुझे लगता है आईफोन के एग्जाम्पल से बहुत ईजिली समझ सकते हैं कि कैसे हर बार एक नया आईफोन आता है और नई जनरेशन उसके पीछे बिल्कुल चर्चा करना शुरू कर देती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हमारे ये जो जेनजी एस्पिरेंट्स हैं अपने मटेरियलिस्टिक बिहेवियर को थोड़ा सा कंट्रोल रखें। तुम्हारा भी बढ़िया समय आने वाला है, क्योंकि ताकि उनका फोकस और सिर्फ उनकी तैयारी पर रहे। ऐसे एस्पिरेंट्स को यही समझना है कि यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल है जहां उन्हें सिर्फ अपने टाइम को इन्वेस्ट करना होता है, और उनके द्वारा अभी इन्वेस्ट किया गया ये टाइम फ्यूचर में उन्हें और पूरे समाज को हायर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही फोमो जैसे डिसऑर्डर्स आप अपनी लाइफ में हर स्टेज पर फेस करेंगे। इसमें जो आपके पास नहीं है उसे मिसिंग आउट फील कराने से अच्छा है आप अपनी एनर्जीज को उन चीज़ों पर फोकस करें जिनसे आप ब्लेस्ड हैं। तो बात करेंगे हम यूपीएससी लर्नर्स को आने वाली अगली प्रॉब्लम के बारे में, जहां सेल्फ लर्निंग वर्सेस कोचिंग का एक डिलेमा बना रहता है। दोस्तों, इन सभी समस्याओं के अलावा यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखने वाले नए एस्पिरेंट्स के बीच सेल्फ लर्निंग और कोचिंग ज्वाइन करने का डिलेमा भी एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि कई ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से इस टफेस्ट एग्जाम को क्रैक किया है, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि इस एग्जाम में कई ऐसे डिफरेंट डोमेन के सब्जेक्ट्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं जिससे इस एग्जाम को क्लियर करके सिविल सर्वेंट बनने वाले व्यक्ति भारत की हर समस्याओं के लिए तैयार हो सके, यानी उसे हर फील्ड या सब्जेक्ट की यूजफुल जानकारी हो और जिससे वो लोगों के जीवन में बदलाव ला सके। ज्यादातर केस में सिर्फ सेल्फ लर्निंग उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस मंत्र साबित हुई है जो किसी बुक को पढ़कर उसे अपने आप अच्छे से डाइल्यूट और डाइजेस्ट कर पाए। लेकिन हर एस्पिरेंट्स के लिए इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा स्टूडेंट जिसने 10th के बाद से ही आर्ट्स बैकग्राउंड में स्विच कर लिया था, उसके लिए साइंस एंड टेक को समझना, सीसेट की मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली ऐसा स्टूडेंट जो 10th के बाद से ही साइंस पढ़ रहा हो, उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट थोड़े से कमजोर हो सकते हैं। ऐसे में इस तैयारी के साथ जुड़े रहने के लिए नए एस्पिरेंट्स को इस डिलेमा से बचने की ज़रूरत है। उसे डे 1 से ही ये डिसाइड करना होगा कि मुझे अपनी वीकनेस और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सेल्फ लर्निंग और कोचिंग के बीच में किस पाथ को चूज़ करना है, ताकि यूपीएससी के चक्रव्यूह में बिना फंसे अपनी मंजिल तक सही समय पे पहुंच सकूं। दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो को डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके आप में ज़्यादातर एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे पाए होंगे।